बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस, महापंचायत का। कोरोना की वापसी और वापसी में बढ़ते आंकड़ों ने एक बार फिर से देश की धड़कनों को बढ़ाया है। दिल्ली सहित तमाम राज्यों में कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी अपने संदेश में यह साफ कह गए कि फिलहाल तो सावधानी ही बचाव है। इन सबके बीच एक सवाल शोर कर रहा है, क्या कोरोना के पलटवार से निपटने को हम तैयार हैं पूरी तरीके से? वहीं वैक्सीन को लेकर भी हो रहे सवालों पर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। वैक्सीन के बाजार में आ जाने के बाद पूरे देश में उसे पहुंचाना पाना भी आसान नहीं लगता, जितना कि सवालों के जरिए पूछा जा रहा है। चर्चा आज इसी पर करने जा रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। हम सभी के साथ ऐसा न हो जाए कि हमारी किस्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम। कोरोना की दस्तक ने देश दुनिया में फिर से दहशत की वो दास्तां लिखनी शुरू कर दी है, जिसके पुराने दर्द से पूरी दुनिया अभी उबर भी नहीं पाई है। दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने तक कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। सहमी हुई सरकारों का सवाल है कि इस जख्म पर कब लगेगा वैक्सीन का मरहम। अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। इधर प्रधानमंत्री मोदी की माने तो कोरोना की दवाई पर कोई भी दावा अभी जल्दबाजी है। इसलिए संदेशा साफ है कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई भी नहीं। जब सब समझेंगे जिम्मेदारी, तभी हारेगी महामारी। कोरोना को लॉकडाउन से नहीं रोका जा सकता है। कोरोना को कंट्रोल करना है, अगर कोरोना को ठीक से हैंडल करना है तो मेडिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छा चाहिए और दिल्ली सरकार ठीक से कर रही है। एक दिन में कोरोना के 37,975 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना का आंकड़ा 92 लाख के पार पहुंच गया है। दिल्ली में लगातार 5वें दिन एक दिन में 100 से ज्यादा मरीजों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। मंगलवार को 109 मरीजों की मौत के साथ दिल्ली में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या करीब 9,000 तक पहुंच गई है। इस आंकड़े के मुताबिक हर घंटे में 5 लोग काल के गाल में समाये हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के कई हिस्सों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं यूपी में भी कोरोना के कदम रोकने के लिए शादी और दूसरे समारोह पर लिमिट तय की गई है। हाईकोर्ट ने भी 6 जिलों में 24 घंटे निगरानी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना की वापसी और लॉकडाउन की आहट ने तमाम सरकारों को फिर से सहमा दिया है। आम जनता से लेकर व्यापारी और किसान तक सब भूख और भविष्य के सवाल का जवाब मांग रहे हैं। देश लॉकडाउन को झेल नहीं पाएगा, क्योंकि उससे और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। नहीं झेल पाएगा। इससे सर जो बड़ी परेशानी हो रही, गरीब आदमी जो है बेचारा बहुत मर रहा है। अब हम लोग विकलांग आदमी हैं, बताओ 2 पैसे नहीं कमाएंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। बहरहाल कोरोना रिटर्न्स की कहानी ने उन जख्मों को फिर से हरा कर दिया है जिसने पूरे हिंदुस्तान को हलकान कर दिया था। वहीं अब पूरी दुनिया में दूसरे पायदान पर खड़े देश में सवाल ये भी है कि इस बार कोरोना से लड़ने को हम कितने तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कोरोना का आंकड़ा हर रोज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डर लगना भी लाजमी है, लेकिन इस डर के बीच सावधान रहने की जरूरत है सबसे ज्यादा। क्या आप कोरोना के नियम कायदों का पालन कर रहे हैं? ये भी बहुत जरूरी है। क्या हम एक बार फिर से तैयार हैं कोरोना से निपटने के लिए? जानने की कोशिश आज करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से नवीन श्रीवास्तव हमारे साथ है, कांग्रेस से ओमकार नाथ सिंह हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ, व्यापार मंडल से संजय गुप्ता जी, किसान नेता हरिनाम जी हमारे साथ है, डॉक्टर सैयद विलाल हसन हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करने जा रहे हैं। कोरोना का पलटवार, हम कितने तैयार? अब तो कोरोना का अच्छा खासा अनुभव कह लीजिए, असर कह लीजिए, ये देश देख चुका है। देखिए, एक बात जो भी प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में एक शेर की एक लाइन कही, दूसरी एक आखिरी पंक्ति को उद्धरण दिया था कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मैं उससे अलग हटके एक शेर कहता हूं, वहीं से बात शुरू करता हूं। एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए,
एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। आप माहौल नहीं बनाए रखेंगे तो सुबह में देर होगी, और सुबह उतनी मजेदार भी नहीं होगी, भी जान लीजिए। वो सुबह आनंद नहीं देगी देश को। और मैं पूरी जिम्मेदारी से तमाम आयामों पर सोचने के बाद, विचार करने के बाद ये कह रहा हूं, जिसको आप लोगों ने, हमने नाम दिया है कोरोना रिटर्न्स। इस दौर में जब कोरोना आया था तो 90% जिम्मेदारी सरकारों की थी, क्योंकि देश तो हतप्रभ था, किन कर्तव्य विमूढ़ था, संसाधन नहीं थे। पीपीई किट होती किस भला का नाम है, ये गाजीपुर से गाजियाबाद तक आदमी जानता नहीं था। ये मास्क क्या बवाल होता है, कभी किसी ने देखा नहीं था घर में। सरकारों की जिम्मेदारी थी। लेकिन अभी ये कोरोना रिटर्न्स का दौर है, मैं बहुत जिम्मेदारी और बहुत अदब से कहूंगा, इसका ठीकरा राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के ऊपर मत फोड़िए। इसका बहुत बड़ा वास्ता कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक हमारे आपके व्यवहार पर है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिविक बिहेवियर, हिंदी में बोलते हैं सामाजिक व्यवहार। वॉशिंगटन के एक वैज्ञानिक हैं जो कोरोना पर काम कर रहे हैं, उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था। उनसे पूछा गया किंतु परंतु, अगर ऐसा हो गया मगर वैसा हो गया, तो उन्होंने लगभग हर बात में एक ही बात कही, सामाजिक व्यवहार ही सबसे बड़ा उपाय है। सरकारों की एक सीमा तक भूमिका होती है। आप गोली नहीं चला सकते ना, मरे को और मारे, आर्मी लगा दे क्या? नहीं ना, संभव है। अगर एक बाजार खोला है इसलिए कि भाई आप जाके वहां से राशन ले आओ, दो कारणों से खोला, आप राशन ले आओ और राशन वाले का भी घर चले, इसलिए खोला बाजार। और तो कोई मीठा है नहीं, पूरा मोहल्ला एक साथ निकल लेगा तो सरकार नीतीश बाबू की हो, अशोक गहलोत की हो, अमरिंदर सिंह की हो, या योगी आदित्यनाथ की हो, या पनीर सेल्वम की हो, उससे कौन क्या कर लेगा? क्या कर लेगा कोई? एक ही उपाय बचता है, लठ बजाओ। गुजरात में एक औद्योगिक शहर है जिसका नाम है वापी, बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है। वो मूलतः निर्माण क्षेत्र का ही शहर है, फैक्ट्रियां हैं वहां। जब ये कोरोना रिटर्न्स का मामला आया तो आपको पता है 60% वापी खाली हो गया। वही तस्वीरें मैंने वापी में देखी जो मई में यहां देखी थी नोएडा में, गाजियाबाद। कंधे पे बच्चा और सर पर बोरी, और मेहरारू का हाथ पकड़े आदमी खड़ामा खड़ामा चल रहा, बोला भैया आप जा रहे हैं, फिर लगने वाला है। अब इसका क्या करें? वक्त नाजुक है। जो दृश्य हम लोग टीवी पर दिखा रहे हैं वो इसीलिए दिखा रहे हैं कि इसकी चीज की गंभीरता को समझिए। एक एक 5 रोटी की जरूरत है, उसके लिए आपाधापी करने का ये वक्त नहीं है कि 5 मिले। कोशिश करिए 2 रोटी से संतोष हो और 2 दूसरे को मिले और 1 तीसरे को मिले। वो संतोष का भाव भारत के मन में आएगा तो वैक्सीन तक हम पहुंच पाएंगे ठीक से। और जितना मैंने वैक्सीन पर अध्ययन किया है, संबंधित लोगों से बातचीत करने की कोशिश करके जो समझ पाया, देख पाया, उसके आधार पर मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने तो एक देश के कार्यकारी प्रमुख के नाते वही कहना था जो उन्होंने कहा। लेकिन मेरी समझ ये कहती है, जो ब्यूरोक्रेट से बात हो रही है, गवर्नमेंट एजेंसी से, सबको देख समझ रहा हूं, दिसंबर के 3rd वीक में, दिसंबर के
तीसरे हफ्ते से जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, यानी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अस्पतालों का, उनके वैक्सीनेशन की कोशिश सरकार की है आरंभ करने की। वेयर हाउसेस बन चुके हैं। और एक जानकारी मैं और दूं, गवर्नमेंट अभी इसको ऑफिशियल वो नहीं करेगी, क्योंकि सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो कोई बात कहे तो उसका कागज भी चाहिए, हम आप बोल सकते हैं। लेकिन सुखद बात है, सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है, और भारत दुनिया का 70% वैक्सीन उत्पादन करता है अकेले। आधार पूनावाला उसके सीईओ हैं। पिताजी ने फैक्ट्री लगाई थी, वो उस लड़के तो सीईओ। 4 करोड़ डोज इंडियन वैक्सीन की व्यापार में हालांकि कोई ऐसा करता नहीं है, और पूनावाला ने भी अपने पूरे जीवन काल में पहली बार ही ये प्रयोग किया, ये इतना बड़ा रिस्क लिया। 4 करोड़ डोज बना के रख ली पहले, कि अगर ट्रायल में ईश्वर की कृपा रही, सब कुछ अच्छा रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो ये 4 करोड़ डोज काम आ जाएंगी। उस समय उत्पादन में समय बचेगा, और नहीं तो नुकसान सह लेंगे। बड़ी बात है, ये देश के लिए अच्छा संकेत है। और वहां जो वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है, जिसमें आईसीएमआर भी ज्वाइंट वेंचर में शामिल है, वो उस पर सर्वाधिक वरीयता भारत को है, क्योंकि भारत की ही द्वारा निर्मित फंडिंग उसकी हुई, और उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी भारत का ही हुआ। लेकिन फिर भी लाख टके का सवाल, कुछ नेता उत्पात कर रहे, कुछ हम लोग जनता उत्पात कर रही, तो डबल उत्पात में तो भाई साहब वैक्सीन तक पहुंचोगे कैसे, ये भी तो सवाल है। अमृत तो बटेगा, लेकिन वहां तक हम पहुंच पाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मुझे लगा जिस पर एक बार चर्चा हो जाए। हरनाम जी, ये बात बताइए, आखिर देश के मानस में ये बात कैसे घर कर गई 1.5 महीना पहले से, 2 महीना पहले से, कि अब कोरोना खत्म हो गया, अब कुछ नहीं ससुर, अब कहीं खबरें नहीं आ रही टीवी पे। क्या टीवी से कोरोना नापा जाएगा? कि टीवी पे जब खूब खबर आ रही थी, इसका मतलब कोरोना था, टीवी ने खबर दूसरी दिखानी शुरू कर दी, बोले कोरोना चला गया, टीवी फिर कोरोना पे आ गया, बोले अरे कोरोना तो यही है। क्या ऐसा मान रहे हैं लोग? नहीं, देखिए अमिताभ जी, मैं बताऊं आपको, ऐसा नहीं हमारे गांव ग्रामीण में, और आप जानते हो कि इस महामारी में देश का किसान और हम सारे लोगों ने कोरोना का, वो पुरानी बातें छोड़ दो, वो हम लोग कर चुके। हरनाम बाबू, वो पुरानी बातें हम सब लोग कर चुके, आज नई बातें करेंगे। जितनी बातें हमारे लोगों के मुंह से दर्शक सुन चुके, उनसे आगे बात करें। आज की बात करें, पुराना क्या हुआ छोड़ देते हैं। आज मेरा सवाल ये, अभी मैं गया था मेरठ, है ना, वहां किसान भी मिला, मजदूर भी मिला, गरीब भी मिला, अमीर भी मिला, सब गुटखा खा के मौज ले रहा। क्या कलेक्टर साहब कोविड पे वो प्रोटोकॉल जारी किए पड़े हैं? नहीं। कौन केयर कर रहा था तब? उसकी जिम्मेदारी कौन ले भाई? क्या लाठी चलवाए? अमिताभ जी देखिए, ऐसा है जो आपने सवाल किया है, हम गांव ग्रामीण अपने खेत न जाएं, अपना काम न करें, हम अपना धान बेचने न जाएं, हम जो गांव के लोग हैं वहाँ पर कोरोना का ना उस जब बहुत पीक पीरियड चल रहा था, न गांव में उस टाइम दबाव था। ये पीछे भी शहर में ज़्यादा इसका दबाव था, और आज भी शहरों में है जी। हम आपको बता दें कि भाई जो चीज़ें टीवी में दिखाई जा रही, सरकार कह रही है, उसका हम लोग तो पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गांव ग्रामीण और किसान इसका कोई पालन नहीं कर रहा। देश के प्रधानमंत्री ने, स्टेट के मुख्यमंत्री ने जो चीजें कही, ठीक है, उसका गांव के लोगों ने पालन किया। लेकिन अमिताभ जी, ठीक आएंगे आपके पास,
हरनाम जी ने जो बात कही ना, उनकी बात कुछ हद तक सही भी होगी। अनुभवी व्यक्ति हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं। मैं संजय गुप्ता के पास आऊंगा, उससे पहले मैं एक अपना अनुभव भी कह दूं। उन्होंने अपना अनुभव कहा, मैं भी अपना अनुभव कह दूं। हरनाम बाबू और संजय जी, इस देश की आबादी है 150 करोड़, कागज में 135 लिखी है, जनसंख्या का गिनती नहीं हुई दोबारा, वरना अब की होगी तो 150 से पार है, ठीक है ना। 150 करोड़ में अगर 30% आदमी भी मौज लेने लगा तो पता है कितना मौज ले रहा? 45 करोड़। अमेरिका से 15 करोड़ ज्यादा। पता है आपको संजय जी? अनलॉक इसलिए हुआ कि 2-2 रोटी सबको मिल जाए जी। मजमई लगा दिए, मजमई लगा दिए। बोले चलने दो जी, कोई कोरोना नहीं। बेचने वाला भी आनंद में, खरीदने वाला भी आनंद में, रेलम रेल हो रही है। अब ये मत कहिए कि नहीं भाई साहब हम लोग तो जिला मजिस्ट्रेट के सारे आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि जिस प्रदेश में आप रहते हो उसी में मैं भी घूमता हूं। जो बाजार में आपकी दुकान है उस बाजार को मैं भी देखने जाता हूं, इसलिए दोनों के पास अनुभव है। संजय जी आप बताइए। देखिए ये बात निश्चित रूप से आपकी ठीक है कि पिछले 2 महीनों में जनता कहीं ना कहीं कोरोना के प्रति लापरवाह हुई है जी, और हम लोग इस बात की फिक्र छोड़ दिए हैं, जो समाज का कोई भी अंग हो वो ये भूल गया कि कोरोना भी है या था, जबकि कोरोना अभी है, कोरोना गया नहीं है, कोरोना रहेगा, कोरोना जाएगा भी नहीं, उसकी वैक्सीन आएगी। हम सबको नए सिरे से इसकी फिर चिंता करनी पड़ेगी, तभी जाकर के इसका हल निकलेगा। आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि कोई भी सरकार अकेले इस विषय को नहीं देख सकती है, ना ही डंडा चलाया जा सकता है, और रोजी रोटी के लिए चीज़ों को खोलना भी पड़ेगा जो सरकार ने खोला है। आपके चैनल ने आज बहुत अच्छा विषय लिया, यह समय की आवश्यकता है और सबको इस बात की अब चिंता करनी पड़ेगी कि जो कोरोना दिल्ली में लौट आया है या दूसरे अन्य देशों में लौटा है तो दोबारा वो फिर से चीज़ें ना शुरू हो जाएं, इस बात की हमको चिंता करनी पड़ेगी। इस बात से कोई दो राय नहीं है कि लोग लापरवाह हुए हैं। मैं भी अभी कई कार्यक्रमों में जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि लोग लापरवाह हैं, लेकिन इसके कुछ और भी कारण हैं। कई बार ऐसा हुआ, अभी देखिए बिहार में चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में धन्यवाद ज्ञापन समारोह किया, उसमें देखा गया कि आदमी के ऊपर आदमी लदा हुआ है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जनता में एक ये भी मैसेज गया कि राजनीति के लोग या सरकार अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को प्रचारित करती है, ठीक है संजय जी, जिसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट भी गया है लोगों के मन उसमें मस्तिष्क में, और ये चिंता का विषय है। हम बिल्कुल नए सिरे से चिंता करनी होगी। ठीक है संजय बाबू, मैं कह रहा हूं इस देश के 1000 छोटे बड़े मझोले नेता हैं, मान लीजिए गले मिलने लगे हैं, एक ही थाली में खाना खाने लगे, कोरोना प्रोटोकॉल के ठीक उल्टे चलने लगे, तो वो कुआं कूदेंगे तो हम भी कूदेंगे। अरे उनको तो अस्पताल मिल जाएगा बढ़िया इलाज के लिए, आप कहां जाओगे? फिर रोगे, हंगामा करोगे, कहोगे बताइए इंतजाम नहीं किया। बिल्कुल सही। अगर हमने कोरोना का पालन नहीं किया तो आपकी जिम्मेदारी तो ठीक है, मेरे पीछे पीछे एम्बुलेंस लेके दौड़ते रहते कि जैसे मुझे कोरोना हो तुरंत भर्ती कराओ बड़ी अस्पताल में। ऐसा नहीं होगा, अपनी रिस्क खुद कवर करो भाई साहब। नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है ये ठीक बात। ओंकारनाथ जी, मसला वही है, अशोक गहलोत 6 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी कैसे ले सकते? कर्फ्यू लगा दे, एक ही उपाय है, तो भूख से मर जाएगा आदमी, और अशोक गहलोत की सरकार को हटा देगा बाद में, तो ऐसा पाप कोई करेगा नहीं, और बिना कर्फ्यू को मानने को तैयार नहीं। जयपुर, उदयपुर, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, कहां हाहाकार नहीं हो गया तो दोबारा से? अमिताभ जी, आज कोरोना की इस महामारी में हमारी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता जी, बिल्कुल अहमद भाई, बिल्कुल 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 जी, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जी, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को यह आघात सहन करने की शक्ति दे। जी। अमिताभ जी देखिए, सबसे बड़ी बात कि दिवाली और छठ में
हम सरकार को दोष नहीं देते हैं, लेकिन इसमें सरकार की कमी रही। दिवाली और छठ में उन्होंने कड़ाई नहीं की और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो लोग नियम कायदे से रहते थे वो ज्यादा फंस गए हैं, और जो बेचारे गांव में रहते हैं उनकी क्या स्थिति में नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। 16 तारीख से और आज के बीच में मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा नाती, मेरा भाई, उसकी पत्नी, मेरा भतीजा, मेरी बहन सब कोरोना से पॉजिटिव हो गए। और ये सिर्फ यही इस भीड़ की वजह से हुआ है और लोगों ने थोड़ी सी लापरवाही की और जिसका नतीजा आज ये भुगतना पड़ रहा है। सरकार को इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में जो कड़ाई कर रही वो कर रही, लेकिन साथ में कुछ लोगों को समझाने का प्रयास भी करना चाहिए। जहां भीड़ हो वहां तुरंत हट के लोगों को हटाना चाहिए। मास्क अगर कोई नहीं लगाया है तो हर जगह पर मास्क होना चाहिए ताकि वो मास्क दे दें, तो आदमी लोग मास्क का इंतजाम करें किसी तरह से। और अगर ये नहीं जनता करेगी तो बड़ी भयावह स्थिति आने वाली है, क्योंकि आप देख लीजिए कहीं अस्पतालों में पूरी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, वो व्यवस्था हर सरकारें कर रही हैं जितना उनसे हो सक रहा है। अब जैसे उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, लखनऊ में व्यवस्था ऐसी है, अस्पतालों की स्थिति क्या मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो भी कोरोना पॉजिटिव होता है उसके यहाँ डॉक्टर का तुरंत फोन आता है, वो उनको दवा बताते हैं, दवा बताने के बाद दिन में 2 बार टेलीफोन करके उनका हाल लेते हैं। ठीक है ओंकार जी। नोएडा में जो प्राइवेट मकान है, आशीष जो प्राइवेट मकान है वहां तो स्टिकर लगा देते हैं, लेकिन जो ये ग्रुप हाउसिंग्स हैं इसके अंदर वो नहीं हालचाल लेते, ना पूछते किसी से आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीजें सरकार को करनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान देना। ठीक है ओंकार भाई, ठीक है। आशीष चतुर्वेदी के पास चलूंगा। एक बात ओंकार जी ने कही उस पर मैं कहूंगा, मेरा भी अपना अनुभव है। गाजियाबाद, नोएडा में ज्यादातर सिंगल स्टोरी मकान है ही नहीं, मल्टी स्टोरीज ही हैं। वहां राज्य सरकार के स्वास्थ्य अधिकारी, कर्मचारी, सीएमओ का दफ्तर फोन भी करता है और दवा की व्यवस्था भी कर रहा है। एक ये मेरा अनुभव। दूसरी बात मैं कहूंगा, चाहे ओंकार जी हो, चाहे नवीन हो, चाहे आशीष चतुर्वेदी हो, चाहे हरनाम जी हो, चाहे संजय गुप्ता हो, जब भी हम स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं पर कोई सवाल खड़ा करें तो हमको इस सत्य को ध्यान रखना चाहिए, कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे धनी मानी देश अमेरिका, इस पर कोई विवाद नहीं, उसको पार्क में टेंट लगा के लोगों को भर्ती करना पड़ा। स्वास्थ्य सुविधाएं कोलैप्स कर गई। किसी भी देश की स्वास्थ्य सुविधाएं एक अनुमान पर ही आधारित होंगे कि इतने % आदमी बीमार होगा। उसमें अचानक से कई 100 गुना की बढ़ोतरी हो जाए तो स्वास्थ्य सुविधाएं पानी का बबल नहीं है कि कहीं भी क्रिएट कर दोगे। दैट विल टेक टाइम। उतना टाइम किसके पास है? एक अस्पताल बनाने में कोई 2-4 दिन लगते हैं क्या? सालों का मामला। ठीक है ओंकार भाई, ठीक है। आशीष चतुर्वेदी, मेरा सवाल वही सिविक बिहेवियर से, सामाजिक व्यवहार। मुझे अब कोरोना के इस उत्तरार्ध में सामाजिक व्यवहार की समस्या दिख रही है पूरे देश भर में और खासतौर पर देश के हर महानगर में। जिस ढंग से हमने सिर झटका और अपने आप घोषणा कर दी, WHO की घोषणा का इंतजार नहीं किया, खुद ही भारत ने घोषणा कर दी, सामान्य जन ने, अरे कोरोना गया क्या? तो जब WHO की घोषणा खुद कर दी चौराहे पर खड़े होके गुटखा खाते हुए, तब उसके बाद तो फिर यही होना था जो हो रहा है। आशीष चतुर्वेदी, अमिताभ जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो लापरवाही हुई है और कहीं ना कहीं जो बदलता मौसम है, अब सर्दी का मौसम आ रहा है, आप देखेंगे कि हर दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं जुकाम से प्रभावित हो ही जाता है। और ऐसे माहौल में कोरोना जो है, क्योंकि एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, ये आपके सांस लेने की बीमारी जो है ये इसको यहीं से शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे चेस्ट में जो बलगम यानी जो कफ जमा होने लगता है वो भी एक कारण है। जो बाकी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हुई वो तो है ही है, जो सर्दी अब बढ़ रही है वो भी एक कारण है कि
कहीं ना कहीं जो लोग हैं अब ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी दोहरी बनती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, जो भी सरकार द्वारा दिए गए निर्देश उनको माने, और साथ ही अपनी बॉडी की इंडिविजुअल जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने का कर्तव्य तो हमारा ही अपना है। वो सरकार हमारे लिए नहीं बढ़ा सकती। वो हम अपना क्या खान पान है, हमारा क्या है रवैया, दिनचर्या क्या है, उस पर हम फोकस करें। जी बिल्कुल ठीक बात की आशीष चतुर्वेदी ने। मैं डॉक्टर साहब के पास सबसे बाद में आऊंगा, जरा राजनीतिक एक टिप्पणी नवीन बाबू से भी ले लूं, फिर डॉक्टर साहब आपसे दूसरे मिजाज की बात करूंगा। आशीष जी ने बड़ी अच्छी बात कही, शाम को अद्धा पीने के बाद हम कहें कि मेरे राज्य में जिसकी भी सरकार हो उसका नाम लेके कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने नहीं आए तुम। नवीन बाबू, अद्धा आपने पिया, चखना आपने खाया, और फिर मुख्यमंत्री को याद कर रहे हो, बोले इम्यूनिटी नहीं बढ़ाओगे रे। नवीन जी कैसे चलेगा काम फिर भाई? हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, मैं तो इतना ही जानता हूं। अमिताभ जी निश्चित रूप से बहुत सही कहा आपने, हम सुधरेंगे तब सब सुधरेगा। लेकिन हमारे यहाँ एक मानवीय जो व्यवहार है, सब कुछ चलता है, किसी चीज को बहुत गंभीरता से नहीं लेने का जो हमारे यहाँ एक कल्चर है, वह एक बहुत बड़ा कारण है। WHO ने घोषणा नहीं की, लेकिन हमने चौराहे पर खड़े होकर घोषणा कर दी। मान लिया कि कोरोना भाग गया। इससे हमको निकलना पड़ेगा। हमको जो भी अधिकृत एजेंसियां हैं, WHO है, ICMR है, हमारी केंद्र प्रदेश की सरकारें हैं, यह जो कोरोना के पर बयान देते हैं, जो प्रोटोकॉल जारी करते हैं, उसका हमको पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं अमिताभ जी कहना चाहूंगा, मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मेडिकल स्टाफ को, वैज्ञानिकों को, अपने अधिकारियों को, और विशेष रूप से जो छोटे कर्मचारी, जो ANM, आशा बहू, जिन्होंने इस कोरोना संकट काल में इतनी मेहनत करके कम संसाधनों में भी भारत को कोरोना के संक्रमण से एक तरह से मुक्त रखने का काम किया। आप याद करिए, जहां हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, 23 मार्च को जब पहली बार कोरोना का टेस्ट हुआ था तो मात्र 72 टेस्ट हुए थे। आज हम 1,75,000 टेस्ट कर रहे हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पतालों और डॉक्टरों की सुविधा लेके हम 1.5 लाख से अधिक बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर हो या मौत की दर, वो बहुत अच्छी है अन्य राज्यों से। तो मैं इन सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस गंभीर विषय पर आपने चर्चा कराई, और आपके इस चैनल के माध्यम से जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ यही अनुरोध करना चाहूंगा कि चलता है वाली भावना से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। सरकार के और जो मेडिकल के प्रोटोकॉल्स है, उसको हमको पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा अमृत बंटने के पहले ही विष का प्याला हमारे जिम्मे आ जाएगा। मुझे आप कह सकते हैं कि अमिताभ जी कभी कभी पार्शियलिटी करते हैं, आपको अधिकार है लोकतंत्र में कहने का, लेकिन डॉक्टर साहब आप एक पास आ रहे हो, लेकिन मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, एज ए इंडिविजुअल ऑब्जर्वर मैं ये महसूस करता हूं, मैंने इटली की व्यवस्था देखी कोरोना में, अमेरिका की व्यवस्था का अध्ययन किया, रूस की व्यवस्था का अध्ययन किया, जो बड़े मुल्क हैं, उन चिकित्सा के क्षेत्र में कह रहा हूं, उन सबसे बेहतर चिकित्सा और भोजन, दो बातें कह रहा हूं, उन सबसे बेहतर, उनसे बहुत पीछे खड़ा विकास की दौड़ में हिंदुस्तान, उसने प्रदर्शन किया है। पूरी जिम्मेदारी से एक बार कोरोना से निकलने, तब इस पर एक दिन बहस रखूंगा, मैं आंकड़ों के साथ बताऊंगा पूरी जिम्मेदारी से कि हमारे एक एक राज्य ने और केंद्र ने कैसे दुनिया के बड़े देशों से बेहतर प्रबंधन किया। उनके पास भी कोई अनुभव नहीं था, हमारे पास भी कोई अनुभव नहीं था, कोरोना का कोई बैग का कोई रिकॉर्ड नहीं था किसी के पास, हमारे पास भी नहीं था। लेवल प्लेइंग फील्ड थी, लेकिन संसाधनों में आकाश और पाताल का अंतर था। इसलिए कभी हमको तारीफ भी करनी चाहिए। ये राजनीतिक दलों का पराक्रम नहीं है, ये देश का पराक्रम है, तो दिल खोल के तारीफ करना चाहिए, उतना मन बड़ा रहे। खासतौर पर जब दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले हमने बेहतर स्थिति हासिल की। क्या वो लोग कहां हैं आज मुंह छुपाए हुए जो कहते थे कि हिंदुस्तान, इटली देख लो भैया, गली में लाशें पड़ी है, तो दूसरा कहता आ रहा है जब हिंदुस्तान में आएगा ना तो देखना जगह नहीं मिलेगी चलने की, इतनी लाशें गिर जाएंगी। कोई तो व्यवस्था हुई ना, क्या उस व्यवस्था की तारीफ नहीं कराए?
करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा प्रश्न ये है, जितना मैंने पढ़ा वो उस आधार पर मैं कहता हूं वैक्सीन लग जाने के बाद भी संबंधित व्यक्ति को कम से कम साल 1.5 साल, जब तक ये कोरोना बिल्कुल सबसाइड नहीं हो जाता है अक्रॉस द ग्लोब, एहतियात यही बरतने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग विद मास्क। मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दो तीन चीजें हमें देखनी है। आपने जो कहा कि हमारी रिसोर्सेज कम थे और वेस्टर्न कंट्रीज के रिसोर्सेज ज्यादा थे, एक चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो इन कंट्रीज के पास इस तरह के फ्रंट लाइन वर्कर्स नहीं, आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम जो हमारे यहाँ स्टैब्लिश थे। दूसरा, इस गवर्नमेंट ने जो किया कि 60+ मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट को तो टेक ओवर कर लिया और वहां कोविड ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स इवनली सब जगह लगाए। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क के लिए गवर्नमेंट रेगुलरली कह रही है, उसको हम इंपोज कर सकते हैं, उसको फॉलो करा सकते हैं। दूसरी चीज, जो गवर्नमेंट टेस्टिंग 1 लाख से 2 लाख तक पर डे टेस्टिंग हो रही है, इसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। टेस्ट कर लिया, ट्रेस कर लिया, अगर टेस्ट करके ट्रेस कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली डेथ को रिड्यूस करेंगे। कर चुके। आज मेरा सवाल आपसे थोड़ा आगे का है। एक मिनट डॉक्टर साहब, मेरा सवाल थोड़ा आगे का है। मेरे देश के अधिकांश लोग ये समझ रहे हैं, माफ करें मुझे सब लोग दर्शक, अधिकांश लोगों के मन में ये समझ अपने आप आ चुकी, किसी ने बोला नहीं, मैंने या ओंकार जी ने बोला नहीं, वो अपने आप समझ लिए। भारत अपने आप भी समझ लेता है बहुत कुछ निर्णय, कि जिस दिन वैक्सीन लग गई ना, खुला गुटखा खाओ, खुला ठूको, मस्त रहो, कहीं कोई फिर समस्या नहीं, एक बार वैक्सीन वाला लग जाए। मैं इस पर उत्तर चाह रहा हूं, क्या ऐसा है? वैक्सीन भी आपको 70 to 90% की ही एफिकेसी की है। और 70 to 90, इसका मतलब अगर आप लेमैन के टर्म्स में रखें तो 70 to 90% ही आपको प्रोटेक्शन दे पाएगी। आपको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट के एंड से जो अगर आप सेकेंड वेव सब लोग कह रहे हैं, तो सेकेंड वेव में भी सिवियरिटी नहीं आ रही है, तो ये एक अच्छा हमारे लिए ठीक बात। एक छोटी सी टिप्पणी में बट जो आपका कहना है कि मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, आई टोटली अग्री। संजय गुप्ता, जो मैंने बात कही गलत तो नहीं कही? हर आदमी इस इंतजार में बैठा है कि गुरु एक बार लग जाए वहां पे जिला अस्पताल में, उसके बाद देखना। नहीं, बिल्कुल कैसे खुले घूमेंगे, बहुत दिन हो लिए। क्या गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये तो इससे भी आगे लोग हैं, इसके भी आगे लोग हैं। बहुत लोग तो ये कहते हैं कोरोना तो कुछ है ही नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग मैंने इस देश में ऐसे भी देखे, बड़ा बड़ी समस्या है। मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने कोरोना को मोदी जी से जोड़ दिया, बोले ये उनका फैलाया हुआ मामला है भैया, कोरोना वोरोना कुछ नहीं। गजबे हो गया भैया। मैंने कहा अमेरिका, इटली तक, वहां तक मामला चला गया। जी तब अब ऐसे अफवाहें चल रही हैं कि सिवाय में 51 किलो गुलाब के फूल की माला पहनाऊं, इसके अलावा और उनका क्या कर सकता हूं? और उनको साष्टांग प्रणाम कर लूं? ऐसे बुद्धिमान जो खुद तो अपनी गति के लिए तैयार है, दूसरे को भी लपेट रहे हैं चीख के बाहर। सारे राजनेताओं के साथ और हरनाम जी के साथ एक बात पर थोड़ी चर्चा जरूरी है जी। एक ही सवाल सबसे करूंगा, हरनाम बाबू, दिसंबर के तीसरे हफ्ते से जैसी मेरी समझ कहती शायद वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर्स और कोरोना वार्ड्स में जो लोग पैरामेडिकल स्टाफ के लगे वहां से बात शुरू होगी, वो फिर अलग अलग फेजेस में जाएगा और 150 करोड़ लोगों तक जाते जाते 2024 का समापन हो जाएगा। लगातार लगे तब, ठीक है ना? यानी 2024 तक यही सावधानी सबको रखनी होगी, जो लगवा चुके होंगे वो भी और जो लगवाने जा रहे होंगे उनको भी। पोलियो में यही था ना, एक बच्चा छूटा तो चक्र टूटा, यही था ना नारा। तो जब तक सारे देश को वैक्सीनेशन नहीं हो जाए तब तक खतरा रहेगा। क्या हमारा व्यवहार इस ढंग का है कि हम 2024 तक उसी अंदाज में जीने के लिए तैयार है?
या दरोगा जी के डंडे का इंतजार करेंगे और कलेक्टर साहब के आर्डर का? नहीं, दरोगा जी और कलेक्टर साहब क्या कर लेंगे जी? लाठी मारने से कोरोना तो नहीं खत्म हो जाएगा। इसका पूरे देश के जो भी लोग हैं, चाहे पढ़े लिखे लोग हैं चाहे अनपढ़ लोग हैं, इसका थोड़ा से गांव ग्रामीण और जो लोग हैं, जो घनी बस्ती हैं, जो मार्केट हैं, उनको इस बात के लिए थोड़ा से सभी वर्गों को, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे तमाम आप टीवी चैनल हैं जी, सबकी जिम्मेदारी है कि ये इसको हल्के में ना लो। हमको ये लड़ाई लंबी लड़नी है। और देखिए, इस कोरोना के कारण कुछ भी हो जी, हम तो जान नहीं पा रहे हैं कि देश कैसे चल रहा है। हम तो अमिताभ जी अपने बल पे ही जिंदा, कल भी थे आज भी हैं। ठीक, पूरा देश अपने बल पे जिंदा होता है, वही व्यक्तियों का, ठीक है ना भाई, तो समय कम है, व्यक्तियों का बल ही देश का बल बनता है। जब सारे व्यक्तियों का बल जुड़ जाता है तो वो राष्ट्र का बल हो जाता है। कोई राष्ट्र का बल कहीं वर्ल्ड बैंक से नहीं आता, देश के लोगों का इंडिविजुअल बल मिलके राष्ट्र का बल बनता है। यही फिलॉसफी है पूरी दुनिया में माने। संजय गुप्ता, वही सवाल आपसे। अडार पूनावाला को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि दिसंबर के लास्ट वीक या थर्ड वीक या जनवरी का पहला दिन से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। मोटे तौर पर लगातार वैक्सीनेशन चलता रहे इन फुल स्विंग, यानी भारत की संपूर्ण क्षमता के साथ, तो 2024 दिसंबर तक हम अपनी आबादी की बाह में टीका दे पाएंगे। आपके मार्केट में जो लोग खरीदारी करने आते हैं, उनसे भी चर्चा आपकी होती होगी। उस मिजाज के लग रहे हैं वो लोग कि 24 तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो लोग शिक्षित हैं वो ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं इन कंपेरिजन ऑफ अशिक्षित जी। और जो बात आपने कही, निश्चित रूप से सबको टिके रहना होगा और केवल अगर अपनी अपनी चिंता, अपनी और अपने परिवार की चिंता कर ले, हम लोग अपने आप को कोरोना से बचा लें, अपने परिवार को बचा लें, तो समझिए कि देश की मदद हो जाएगी और हम दूसरे की मदद कर देंगे। सबको बहुत ज़्यादा चिंता करते हुए, और चिंता केवल बातों में नहीं, चिंता क्रियान्वयन में होनी चाहिए। अगर अपनी कार्यशैली में, अपनी जीवन शैली में हम ये मान लें कि हमको अपने परिवार को बचाना है, अपने को स्वस्थ रखना है, उसके सारे उपाय कर लें, तो निश्चित रूप से भारत कोरोना को हरा देगा। और काफी हद तक का भारत ने अन्य देशों की अपेक्षा कोरोना को परास्त करने में विजय पाई है। जी आशीष बाबू, गोलगप्पे वाले की दुकान का ठेला इसलिए परमिट किया सरकारों ने कि उसके भी 4 बच्चे, वो भी रोटी खाए और हर आदमी रोटी खाएगा, वहीं से देश का पहिया चलता है। जो बात हरनाम बाबू कह रहे थे, देश तो अमूर्त चीज है। जवाहरलाल जी ने एक बार कहा था, उनसे लोग भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे, उन्होंने कहा भारत माता का नाम जानते हो कौन है भारत माता? तो उन्होंने वही बात कही जो मैं यहां कहने की कोशिश कर रहा हूं। आज की तारीख में 150 करोड़ लोग ही भारत हैं। गोलगप्पे वाले की ठेली लग गई, अनुमति हो गई, भाई लगा सकते हो। ये तो हम तय कर सकते हैं कि मतलब 20 लोगों के मन में हुड़क उठी गोलगप्पा खाना है, तो 20 एक साथ उस पर नहीं टूटो। 4-4 फुट की दूरी पे अपनी बारी का इंतजार कर लो, जब 2 खा के निकल जाए फिर 2 खा लो, फिर 2 खा लो। नहीं, ये भैया खट्टी चटनी देना, मीठी चटनी देना, उसको ऊपर ही गिरे पड़ रहे। और चूंकि गोलगप्पा खा रहे तो मास्क भी नहीं। मेरी निगाह बुनियादी चीजों पे जाती है। कहीं ना कहीं निश्चित आशीष जी, हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो हम लोग बहुत ज़्यादा कैजुअल हो गए हैं सब लोग, कहीं ना कहीं वही चीज़ जिम्मेदार है ऐसे माहौल को बनाने में। और हमें समझना चाहिए कि सरकार ने जो ढील दी हुई है, वो सरकार मजबूर ना हो कि एक ऐसी स्थिति बने कि जहां हमें लॉकडाउन लगाना पड़े, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो उससे व्यक्ति की जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संपन्नता है वो कहीं ना कहीं असर उस पर पड़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति ना बने, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो कहीं ना कहीं उसके फायदे हैं तो कहीं उसके नुकसान अब ज्यादा दिखने लग गए, ज्यादा नुकसान। तो वो स्थिति ना बने, इसके लिए हर हिंदुस्तानी अगर अपने आप अपने
बिल्कुल, तो अपने परिवार को देख ले तो मैं समझता हूं कि हम देश को जो है कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में ला पाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात की आशीष भाई ने। लॉकडाउन अगर मैं डॉक्टर साहब की शब्दावली में कहूं तो मेरी समझ में स्टेरॉइड है। ले तो लीजिए, उस वक्त चैतन्य भी कर देगा, लेकिन सालों साल फिर शरीर भुगतेगा। इसलिए किसी भी सरकार को इस मामले में बाध्य मत करिए अपने आचरण से कि ना गोलगप्पा 20 ही लोग खाएंगे इकट्ठे। ओंकार बाबू, शादी में, आज मेरे यार की शादी है, इस गाने पे नाचना तो छोड़ा जा सकता है, मतलब शादी करना जरूरी भी हो सकता है, लेकिन नागिन डांस करना तो जरूरी नहीं। रुमाल मुंह पे बांधने के बाद दांत में दबा के और वो अफूफा नोट ऐसे लिए हैं और बाजे वाले के सामने ऐसे ऐसे हो रहा है। अब उसके लिए भी भारत की संसद आए? नहीं, ये तो देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग? ये तो जनता को जी, ये तो जनता को तय करना होगा और जनता को इसको समझना पड़ेगा। अभी भी आप जो बात कह रहे हैं, हमारे कई रिलेशन में मैरिज है, कोई आदमी मानने को तैयार नहीं है कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हमको रुक जाना चाहिए। कहते हैं अरे भाई इतना करीबी रिश्ता है, कैसे रुक जाए। हाँ। और मजे की बात यह, घर में उनके कोरोना पॉजिटिव है। और बाप रे बाप। तरीका ये होता है कि जब कोरोना पॉजिटिव कोई होता है तो वहां से कोई बाहर नहीं निकलता, सारे आदमी अपने क्वारंटाइन कर लेते हैं ताकि किसी दूसरे को ये मर्ज न बढ़ने पाए। अब वो अगर उस शादी में जाएंगे तो कितनों को देंगे वो, इसकी वो नहीं जानते हुए भी वो अनभिज्ञ बने हुए हैं कि जो होगा होगा, हम चल रहे हैं क्योंकि हमारा जाना जरूरी समस्या है। मैं बड़ा डरता हूं सच में, ये इतनी खतरनाक स्थिति है। हाँ। और ये जनता को समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझ रही है, उसको ये नहीं मालूम कि जिसके यहाँ जा रहा है उसका कोई अपना प्रिय उस पर ग्रसित हो जाएगा, लपेट जाएगा, तब क्या करेंगे? और हो सकता है हर आदमी होम क्वारंटाइन से ठीक हो जाए, इतना भाग्यशाली नहीं होता। दिल्ली में 100 लोग रोज ऊपर जा रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। और सरकार को यह तय करना चाहिए, जो 100 की संख्या बनाई है उसे 50 कर दे और 50 में सारे लोगों को काउंट करें। भाई आप शादी में मत जाइए, अपना वर्चुअल शादी देखिए जो देखना है, बाद में कभी पार्टी कर लीजिएगा जब ये महामारी शांत हो जाए, अपना पार्टी कर लीजिए, शादी भी कर लीजिए, बिल्कुल ठीक बात नहीं रोकी जा सकती। ओंकार भाई बिल्कुल ठीक बात कही। डॉक्टर साहब, मेरठ में परसों एक शादी हुई जी। जब गाइडलाइन आ गई थी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी जी ने सील और मुहर डबल लगा के जारी कर दी थी, 2 बार दस्तखत करके, एक बार नहीं। तब भी मेरठ में एक भैया ने शादी की, लड़के की, 400 आदमी और वही नाच। आज मेरे यार की शादी है, नागिन डांस, फूफा भी नाचे और भतीजा भी नाचा। कल उनको एसएसपी ने नोटिस दे दिया दूल्हे के बाप के नाम और दूल्हे के नाम, बोले आओ जी थाने। ऐसे लोगों के लिए क्या नहीं, क्या ये करें? ये अच्छा लगता है? यही काम है सरकारों के लिए कि आपके लड़के के मुंडन में बाहर एसपी खड़ा रहे, शादी में कलेक्टर खड़ा रहे, आदमी गिने? हमारे यार कुछ अपना भी समझोगे कि सब सरकारों के भरोसे छोड़ दिया? बोले हम तो सुपर स्प्रेडर बनेंगे, सबको कोरोना बांटेंगे, तुम रोक सको तो रोक सको। ये दौड़ हो कर रहे हैं क्या हम लोग? ऐसे लोग, डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों के लिए जी, ऐसे लोगों के लिए एक ही चीज है, गवर्नमेंट एक दो को एग्जाम्पल बनाए, बाकी लोग फॉलो करने लगते हैं। एक दूसरी चीज की ये ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जब ये लोग हॉस्पिटल आते हैं उस वक्त हम भी बेबस हो जाते हैं इनको बचाने के लिए, और उनकी बॉडी नहीं रिस्पॉन्ड कर रही होती क्योंकि वो हमें विंडो पीरियड जो जिस वक्त हम इंटरवीन करते हैं वो लूज कर चुके होते हैं। क्योंकि ये लोग घर, यहां से इसकी आगे की कहानी मैं आपको बता देता हूं। उस शादी में 1-2 इन्फेक्ट होंगे, घर जाएंगे, उनको क्लियर पता है कि हमें ये सिम्टम्स आ गए हैं, वो टेस्टिंग नहीं कराएंगे। जब उनकी हालत खराब होने लगेगी तब भागकर टेस्टिंग कराएंगे, उसके बाद किसी हॉस्पिटल में जाएंगे। जो हमारा विंडो पीरियड है उनको बचाने का वो खत्म। प्रिवेंशन वाला तो उन्होंने अपने आप इरेज कर दिया, विंडो पीरियड भी कमा दिया। जब जो विंडो पीरियड था इंटरवेंशन का वो भी खत्म हो चुका होता है। और जब डेथ्स होती है तो हमने हॉस्पिटल में डेथ्स देखी है जहां 24 साल की लेडी, उसका हस्बैंड, वो खुद वहां और मदर इन लॉ, तीनों वार्ड में, उसमें से एक का डेथ होता है, 2 लोग घर जाते हैं, एक की डेड बॉडी जाती है, और उस वक्त जब पूरा परिवार बिखर चुका होता है। अभी भी इंफेटिकली कहता हूं
कि टेस्ट ट्रेस और जो पॉजिटिव हुए ट्रैक करना वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ दो ही है जो गवर्नमेंट हमसे अपेक्षा करती है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। अगर ये दो चीजें फॉलो कर दे तो हम बहुत सारी चीजें टर्न अराउंड कर देंगे। बहुत अच्छी बात भैया। हैविंग सेड दिस, स्टिल हम अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छी बात बिल्कुल कही आपने हसन साहब। इसको सरल भाषा में सोशल डिस्टेंसिंग भी असल में बड़ा कठिन शब्द है, और भारत तो दूसरे मिजाज का देश है। इसको यूं कहना शुरू करें हम, ओंकार भाई, डॉक्टर साहब, आशीष जी, हरनाम भाई, संजय गुप्ता, सब लोग अगर नवीन जी कहां चढ़े आए रहे भैया, थोड़ा हटके खड़े हो, ये बोलोगे तो जल्दी समझ आएगा। ये सोशल डिस्टेंसिंग का समझ नहीं आता। ये बोलना सब लोग शुरू करो, अम्मा कहां चढ़े आ रहे हो, सिर पे चढ़ोगे, 2 फुट दूर रहो, वो बात समझ आएगी, वो बात समझ आएगी। डिस्टेंसिंग अंग्रेजी ज्यादा समझ नहीं आती। गांव में कहा जी, एक गांव में कहावत है, काने को काना कहो तुरते जाई रूठ। अगर ये बात बोल दोगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक, हम जिंदा बचे, तो इस ठीक देश में है हरनाम भाई, ठीक है, हम जिंदा बचे और सामने वाला भी जिंदा बचे। इसके लिए अगर नाराजगी हो तो ये छोटी कीमत है, तत्काल चुका दो, नाराजगी सब दूर हो जाती। जिस दिन घर बुला गुलगुले खिला दोगे वो आपकी जय जयकार करें, कोई नाराजगी जिंदगी भर नहीं चलती, उसकी चिंता नहीं करो, कोरोना निपटने दो, नाराजगी दूर हो जाएगी। नवीन बाबू, मेरा मसला वही भाजपा, कांग्रेस, सपा बसपा नहीं, इसलिए मैंने सारे मुख्यमंत्रियों के प्रयासों की सराहना की, सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की सराहना की। छोटा काम किया है क्या? अरे कैसे भी इतने मरीजों के लिए बिस्तर इतने छोटे समय में इंतजाम कर लिया, ये छोटी बात नहीं है भारत के लिए, नवीन श्रीवास्तव। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी अब इस सेकेंड राउंड में नहीं समझ रहे। हम WHO के चेयरमैन खुद हो गए, सुरती मली, बोले अरे गया ससुर, कुछ नहीं। क्या आज मैं जितने लोगों से संवाद कर रहा हूं, अधिकांश लोग टीवी को बैरोमीटर मान रहे हैं, टीवी को। बोले भैया 1 महीना टीवी कुछ आया ही नहीं, हम समझ गए चला गया, होता तो आप लोग जरूर दिखाते। लो भैया, नवीन जी कैसे निपटे? 400 आदमी की शादी मेरठ में आदमी कर रहा है, कलेक्टर क्या करे? अमिताभ जी देखिए जी, अमिताभ जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान में जो हमको अधिकार मिले हैं, हम उसकी बात तो जरूर करते हैं, लेकिन हमारे क्या कर्तव्य है हम उसकी कभी बात नहीं करते हैं। हमारी क्या जिम्मेदारियां, हम कभी उसकी बात नहीं करते हैं। हमको अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना पड़ेगा अपने अधिकारों के साथ। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा अमिताभ जी, बड़ी विनम्रता के साथ, मुझको क्षमा करिएगा, एक अंग्रेजी कहावत है, चैरिटी बिगिंस होम, अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से करिए। अभी गोलगप्पे वाले का या बहुत सारे उदाहरण आते हैं, लेकिन इस स्टूडियो में हम 4 लोग पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग, एक डॉक्टर भी बैठे हैं, कोई 2 गज की दूरी नहीं है, कोई मास्क नहीं है, लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं। तो जब हम कहेंगे कि हम डिबेट बहुत महत्वपूर्ण जागरूकता का काम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लेकिन हम खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे दूसरे को जागरूक कराने के लिए कह सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं? हमको खुद भी अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। हम जो कुछ कर रहे हैं वो उससे ज्यादा जरूरी है कि हम प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं यही कहना चाहूंगा, यही अनुरोध करना चाहूंगा अपने ऊपर भी और पूरे आपके जो दर्शक है उन सबसे, कि हम अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों, अपनी जिम्मेदारी को भी पूरी तरह से पालन करें। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी प्लीज। आचार्य श्रीराम शर्मा ने एक बहुत अच्छी बात कही। भारत के बहुत बड़े संत रहे, देश में विश्व में उनका सम्मान है। उन्होंने कहा, बड़ा भारी प्रकल्प है उनका वैश्विक स्तर का इस वक्त। उन्होंने कहा, प्रणब पांड्या के ससुर, गायत्री परिवार के संस्थापक, उन्होंने कहा था कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। WHO, किसी HO की चिंता नहीं करो, न CMO से लेकर WHO तक। सिर्फ इन 3 बातों का ख्याल रखिए। कौन नेता क्या कह रहा है उसके चक्कर में मत पड़ो। नेता श्रद्धांजलि दे देगा, आप नहीं रहोगे, और क्या करेगा? बच्चे आपके सड़क पे आ जाएंगे कि नेता क्या आएंगे, भैया कहां गफलत में घूम रहे हो? और श्रद्धांजलि भी वर्चुअली देगा, अगर कोरोना में लपिट गए तो घर भी नहीं आएगा, ट्विटर पर लिख देगा। इसलिए हाथ धोते रहिए,
मास्क लगाइए और आदमी के ऊपर चढ़िए नहीं। 2 गज है, 1.5 गज है, जहां जगह कम है, मान लो 1.5 गज में भी चल जाएगा, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं। तब भी आप 85% सिक्योर होते हैं। उतना तो कर लो। और एक आदमी भी, आशीष, एक आदमी भी मास्क लगाए, 2 लोग बात कर रहे हो तो भी 50% प्रोबेबिलिटी आप कम कर देते हैं कोरोना की। और दोनों लगा ले तो 100% सेफ। खत्म खेल। आएगी वैक्सीन, आ जाएगी, जब मिलेगी तब मिल जाएगी, लगेगी तो लग जाएगी, चल वो भी ठीक। वैक्सीन को लेके भी ये भ्रम मत पालिए कि इधर आई उधर हजरतगंज में डब्बा भर के रख दिया, उठा ले जाओ, अपने आप लगाते रहो। ऐसा नहीं होने जा रहा। 2024 के दिसंबर 31 तक की टाइमलाइन है अनुमानित, और उसमें पता नहीं सरकार ने और सीरम इंस्टीट्यूट ने इस बात को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा होगा। बहुत योग्य लोग हैं सब, टास्क फोर्स के मेंबर्स, उनमें बहुतों को हम व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, दे आर वेरी जीनियस पर्सन। 2.25 करोड़ हर साल बढ़ भी जाते हैं ओंकार भाई, वो भी जोड़ो। 24 तक 4 साल, यानी 10 करोड़ और ऐड हो जाएंगे। उनको भी तो देना होगा वैक्सीनेशन। ये BCG का टीका या पोलियो की ड्रॉप बनते बनते 4 साल लगेंगे। तब तक आपको सुरक्षित रहना होगा। और कोरोना आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा वैक्सीन लग जाने के बाद एक बड़ी सीमा तक। फाइजर कहती है 95% प्रोबेबिलिटी अच्छे रहने, स्वस्थ रहने की। मॉडर्ना कहती 92। हमारे वाले की भी प्रोबेबिलिटी अच्छी है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं आप कोरोना फैलाने की अपनी क्षमता लगातार बनाए रख सकते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद भी। डॉक्टर साहब, ये बड़ा कलेश है। कोरोना आपके लंग्स तक नहीं जा सकता, लेकिन आप फैला सकते हैं, 10-20 को लपेट सकते हैं। भगवान का नाम लेके ये पुण्य कार्य आप कर सकते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन भी। तो वैक्सीन भी बाबा जी की बूटी नहीं है कि उसको खाने के बाद उड़ने की ताकत आ जाएगी। ये भी जान लो। अंततः करना क्या होगा? गाल बजाने से कुछ हासिल नहीं होगा। कलेक्टर को कोसो, कप्तान को कोसो, डॉक्टर को कोसो, सरकार को कोसो, संयुक्त राष्ट्र संघ को कोसो और जे बाइडेन को भी कोसो। उससे आपका घर में जो समस्या हो गई वो क्या लौट आएगी? जो बात अभी बिलाल भाई बता रहे थे कि 3 लोग भर्ती होने आए, 2 जिंदा गए, 1 लाश गई। कोई माइका लाल लौटाल देगा आपके परिवार का सदस्य? नहीं ना। सिनेमा है, हाट है, बाजार है, मेला है, तमाशा है, गोलगप्पा है, टिक्की है, भक्ति है, ये थोड़ा रुक के कर लेना भाई। बिल्कुल कि सारा जल आज ही चढ़ाना है और सारी नमाज आज ही पढ़ लेनी है इकट्ठे ही। थोड़ा घर में बैठ के मानसिक तौर पर कर लो। इस देश का मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ओंकार भाई, कत्की की शुरुआत में देवोत्थान एकादशी, जहां जहां गंगा है वहां वहां हजारों की संख्या में पुलिस लगानी पड़ी। क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है क्या? किस लिए पुलिस लगी? कि नहाने वालों की भीड़ ना आ जाए। 8 महीने से कोरोना जान ले रहा है, फिर भी हम तैयार हैं नहाने के लिए। क्यों? क्या चाहते हैं कि इस पर भी लाठीचार्ज हो और टीयर गैस छोड़ी जाए? गढ़गंगा के पूरे क्षेत्र में 450 पुलिस वाले लगाए गए हैं, एक एसपी रैंक का अधिकारी समेत। मैंने पूछा भाई क्या काम है तुम्हारा? बोलो भाई साहब बस गंगा की हिफाजत करनी है, यहां ज्यादा भीड़ ना आए नहाने वालों की, क्योंकि धर्म का मामला आएंगे जरूर। बिल्कुल। अब इसमें कोई सरकार क्या कर सकती है? ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए, खुदा के लिए भाई दया रखो अपने ऊपर। देश छोड़ दो, आप अपनी हिफाजत कर लो तो देश अपने आप ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा था कि एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए,
सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैक्सीन का वक्त जब आएगा तब आएगा, लेकिन सावधानी हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी लगातार करते रहिए। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, क्योंकि खबर वही जो हमने कही।